बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ईद की छुट्टियों के बाद जो है वो दोबारा से काम का आगाज़ हो चुका है। सरकारी दफातर और सरकारी मशीनरी ने अपना काम शुरू कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि हुकूमत को बने हुए तकरीबन एक माह का अरसा हुआ है और उसके खिलाफ तहरीकों का आगाज़ हो गया है। तहरीक इंसाफ ने एक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तहरीक का आगाज़ किया बलूचिस्तान से, और इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज किया जा रहा है। ये एहतजाज क्या रंग लाएगा, कौन से ऐसे इक़दाम हैं हुकूमत के जिनके खिलाफ ये तहरीक शुरू की जा रही है और इस तहरीक का रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए जो है वो डायलॉग होने जा रहे हैं। $5 अरब की सरमायाकारी जो है मुतवक्को है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शोबों में, जिसमें ज़राअत है, जिसमें IT है, जिसमें बाकी मुख्तलिफ़ जो है वो शोबाजात हैं। और फिर इसके बाद जो है वो मोहम्मद बिन सलमान का दौरा जो है पाकिस्तान, उसको भी जो है वो फ़ाइनल किया जा रहा है, वो भी पाकिस्तान का जल्द दौरा करेंगे। तो ये इंडिकेशन हैं माशी सूरत हाल की, ये इशारे हैं कि मैशत किस तरफ आपकी जा रही है, बैरून मुमालिक जो है आप पर किस तरह एतमाद कर रहे हैं, तो इस पर बात करने जा रहे हैं। और फिर हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो है वो किस तरफ जा रहा है। जो बयानिया मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब लेके चले थे, क्या उस बयानिए पे काम किया जा रहा है, और अगर काम किया जा रहा है तो किस हद तक जो है वो बयानिया कामयाब हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल ज़कियानी साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। सर, शुक्रिया वक्त देने का। कैसे बताइएगा, मैंने जब जैसे अपने ओपनिंग में बताया कि अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस बन रहे हैं, अपोजिशन की तहरीक ने अपना आगाज़ कर दिया है, तो किस तरफ जाएंगे हालात? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, ये जो सो कॉल्ड अलायंस है या सो कॉल्ड तहरीक है, ये उन्होंने जी चले अपना कोई जलसे जुलूस का या जो भी वो मामला समझते उन्होंने शुरू तो किया है, मगर देखिए इससे ये हकीकत नहीं बदलेगी कि हमारी हुकूमत अपने जो जिन कामों पे फोकस्ड है, जो मुल्क के मुआशी मसाइल हैं, जो दहशत गर्दी ने सर उठाया है, इन मसाइल को हल करने के लिए जो मेहनत दरकार है और जो फोकस दरकार है, उस फोकस से हम नहीं हटेंगे। पार्लियामान के अंदर भी जो लेजिस्लेटिव काम रिक्वायर्ड है इसके लिए वो भी करेंगे। और हम अभी भी ख्वाहिशमंद हैं कि अपोजिशन की जो जमातें हैं, अगर वो पार्लियामान के फोरम को इस्तेमाल करते हुए एक कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करें अपोजिशन का जो एक होता है, तो वो आई थिंक खुशाइंद बात होगी मईशत के ऊपर भी, दहशत गर्दी के मामले पे भी, दीगर मुल्क के जो कौमी मसाइल हैं उनके ऊपर। मगर देखिए, अगर वो आइन और कानून के हदूद में रहते हुए कहीं जलसे करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, मगर साथ ही साथ एक मेरी उनको तजवीज़ होगी कि एक कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करें, जो अभी तक कम से कम हमने पार्लियामान के फोरम पे नहीं देखा। उम्मीद है आपको? जी देखिए, मैं उम्मीद तो कभी नहीं हारनी चाहिए, मगर ट्रैक रिकॉर्ड PTI का इस मामले में कोई अच्छा नहीं है। जब वो हुकूमत में थे तब भी उनका जमहूरी रवैया नहीं था। आपको याद होगा कि बालाकोट जैसे इंसिडेंट पर भी इमरान खान साहब की अना ने उनको वज़ीर आज़म होते हुए, मुसल्लत शुदा ही सही, वज़ीर आज़म होते हुए वो कहते थे मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन से हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। बालाकोट जैसे हमले या इंसिडेंट के बाद भी जो पार्लियामान में एक ब्रीफिंग हुई जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद थे, उसमें इमरान खान साहब सिर्फ इसलिए नहीं आए क्योंकि उनकी अना ने उनको अपोजिशन के साथ एक ब्रीफिंग में बैठने की इजाज़त नहीं दी। तो जो शख्स एक ऐसे आम कौमी मसले पर, एमरजेंसी पर भी अपनी अना से आगे नहीं देख सकता, तो उसकी जमात का भी रवैया उस वक्त भी ऐसा ही था। आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कोई बेहतरी आए और ये अपोजिशन का एक जो कंस्ट्रक्टिव किरदार होता है, जिसमें तनकीद भी होती है, जिसमें इस्लाह भी होती है, मगर कौमी मसाइल पे होती है, वो ये अदा करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। और आई थिंक हमारी जमहूरियत की और पार्लियामान की मजबूती के लिए ये बेहतर होगा। मगर अगर किसी का ये ख्याल है कि आप कोई सड़कें बंद करके या कोई पार्लियामान में कार्रवाई को रोकने की कोशिश करके आप किसी तरह काम को रोक सकेंगे या मफलूज कर सकेंगे, तो ये गलत फहमी है। 16 माह की हुकूमत में भी हमारी हुकूमत ने काम किया था। इनकी सारी कोशिशों के बावजूद 9 मई के बावजूद हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से ही बचाया। सैलाब जैसी आफत आई, मुआशी चैलेंजेस के बावजूद उसमें भी सैलाब मुतासरीन की मदद की, रिहैबिलिटेशन, रिकन्स्ट्रक्शन का काम किया। लेकिन तो अभी हम अपना काम जारी रखेंगे। लेकिन अब क्यानी साहब, जो महंगाई की एक जो लहर है वो बड़ी तशवीशनाक है आवाम के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आप देख लें, बिल देख लें गैस बिजली के, तो आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो किस तरह गुजारा होगा पब्लिक का? जी देखिए, यकीनन हालात आसान नहीं है जी, हालात मुश्किल हैं और यही एक चैलेंज है। देखिए, यही एक चैलेंज है, ये तो हम हुकूमत बनाने से पहले भी जानते थे
कि ये हुकूमत कोई फूलों का ताज नहीं है। जिस तरह के मुश्किलात में मुल्क घिरा हुआ है, और ख़ास तौर पे जिन मुआशी मुश्किलात में, तो ये तो एक हकीकत है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में काफ़ी कमी आई है 2018 के बाद से, और आज भी हालात मुश्किल हैं। और इन्हीं हालात को बेहतर करने के लिए वो मुआशी इस्लाहात के ऊपर काम हो रहा है। जिस तरह के अब आप देखें कि PIA जैसे इदारे जो 100 अरब रुपए हमारे खा जाते हैं, जो फिर कल कौम पे बोझ बनते हैं, जो महंगाई का नतीजा, जिसके नतीजे में महंगाई भी होती है जब आप वो कर्ज लेते हैं, उस तरह के मसाइल, जिस तरह आपके 100 हज़ारों अरब रुपए ज़ाया हो रहे हैं, उन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का कुछ करना है। आपने अपने टैक्स के दायरे को वसी करना है ताकि आपके टैक्स रेवेन्यूज़ में इजाफा हो और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पर बोझ ना आए। इसी तरह आपने बिजली की तरसील बिजली की पैदावार को सस्ता करना है, एफिशिएंट करना है, ताकि बिजली का सर्कुलर डेट कम हो और लोगों को सस्ती बिजली फराहम की जा सके। तो यही इन्हीं मसाइल के ऊपर हुकूमत काम कर रही है। मगर देखिए, अभी महंगाई की शरह में आपने देखा है कि ट्रेंड जो है वो नीचे जाने का है। अभी भी जो शरह है वो काबिले कबूल तो कहीं से नहीं है, 20% पे है, मगर पिछले 12 या 16 माह में गालबन मेरे ख्याल से कम तरीन शरह रही है। तो ट्रेंड एक डिक्रीजिंग है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह रहेगा। मगर मकसद ये है कि ये जो इस्लाहात जो हमारी मईशत की दहाइयों से एक ज़रूरत है, उसकी तरफ हुकूमत काम कर रही है, और उसको जैसे ही हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे तो मुल्क को उस मुआशी हल की तरफ चीज़ों के लिए जा सकेंगे, ताकि बार बार हम जिस दलदल में जो फंसते हैं उसमें ना फंसे। आज एक और बड़ी चीज़ सामने आई क्यानी साहब, आपके हुकूमती इक़दाम एक तरफ, लेकिन आज वज़ीर दाखिला ने आपने सुना होगा कि लेस्को के मुतालिक बताया है कि 83 करोड़ की और बिलिंग की है उन्होंने, और ऐसे भी सर्फिन शामिल हैं जो 300 यूनिट बेचारे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी और बिलिंग की है। तो अगर इस तरह की लेस्को हो गया, आइस्को हो गया, ये बाकी जो के इलेक्ट्रिक है, ये बाकी कंपनियां, अगर उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वो तो एक बैड नेम है गवर्नमेंट के लिए कि जो है वो गवर्नमेंट बोझ डाल रही है सारा। हालांकि देखिए, दो बातें जी। एक तो जो बात इंटीरियर मिनिस्टर ने की है ना जी, इस हवाले से आई थिंक इसकी बेहतर तो तर्जुमानी वजारत पावर कर सकेगी जी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का सब्जेक्ट है, तो बेहतर है कि वो इस पर कमेंट करें। मगर ओवरऑल मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि यकीनन हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, जिसमें ISCO, लेस्को, ये सारी शामिल हैं, और ISCO और लेस्को इस्लामाबाद लाहौर की फिर भी बाकी मुल्क की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। मगर ओवरऑल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम है, इसी वजह से हम इसको देखा जा रहा है कि हम आगे किस तरह इसको बेहतर करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन हो, ताकि इसमें ये जो ओवर बिलिंग के मामलात हैं, या ये जो हमारे निज़ाम में मामलात हैं, जिसकी वजह से एक इनएफिशिएंसी भी होती है और जिसका फिर खमियाजा जो है वो आवाम को महंगे बिलों की सूरत में भुगतना पड़ता है। इन चीज़ों को देखें। कहीं ओवर बिलिंग की बात है तो बिल्कुल मैं जानता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब का आज भी हमारी एक तफसीली 2.5 घंटे से ज़ायद की एक सेक्टोरल ब्रीफिंग हुई है बिजली के शोबे पे, जो अब जारी रहनी है। तो उसमें बिजली की चोरी भी शामिल है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की परफॉर्मेंस भी शामिल है, उसमें स्टाफ की परफॉर्मेंस भी शामिल है। तो वज़ीर आज़म साहब का एक लेज़र फोकस है इन मामलात पे। यही चीज़ें आगे बेहतर करनी है, अभी इमीडिएटली भी और लॉन्ग टर्म में भी हमें देखना है कि अपने बिजली के शोबे में चाहे प्राइवेट सेक्टर को लाके इसकी परफॉर्मेंस बेहतर की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। तो क्या साहब, जो इकदाम हो रहे हैं, हुकूमत इकदाम कर रही है, वज़ीर आज़म काम कर रहे हैं, कैबिनेट काम कर रही है, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब खुश हैं, मुतमईन हैं आपकी परफॉर्मेंस से? जी देखिए, मैं नवाज शरीफ साहब की यकीनन एक गाइडेंस है जी, जिसके जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी के भी लीडर नवाज शरीफ साहब हैं, और जो अहम फैसले होते हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे वो गाइडेंस नवाज शरीफ साहब से लेते हैं जहाँ पे। और नवाज शरीफ साहब यकीनन पंजाब हुकूमत भी उन्होंने ही नामज़द किया था, मरीम नवाज साहिबा को एज चीफ मिनिस्टर उन्होंने ही नामज़द किया था, शहबाज शरीफ साहब को एज प्राइम मिनिस्टर। तो यकीनन वो जायज़ा ले रहे हैं परफॉर्मेंस का, और उनका भी फोकस यही है कि आवाम को जितना मैक्सिमम रिलीफ हम दे सकते हैं और जितनी जल्दी इन मसाइल का हल कर सकते हैं वो करें। कि वो खुद जो है वो आगे आ रहे हैं मियाँ साहब खुद। ये देखिए, वो तो देखिए आगे पीछे की बात ये चलती रहती है, ये ना वो आगे होते हैं ना वो पीछे होते हैं। बुनियादी बात ये है कि उन्होंने फैसला किया कि वज़ीर आज़म नहीं सदारत संभाल सकते हैं। नहीं देखिए, ये अभी मैं इसके बारे में कुछ हतमी कोई बात कह नहीं सकता, मगर खबरें चल रही हैं। मगर देखिए, वो एक अगर कोई ऐसी बात हुई भी तो वो एक टेक्निकल बात ज़रूर होगी। बुनियादी बात यह है कि वो हमारी जमात के कायद हैं। हमारी जमात की गिरफ्त नवाज शरीफ साहब के पास है और पूरी जमात उनके नीचे मुत्तहिद है। शहबाज शरीफ साहब के लीडर भी नवाज शरीफ हैं, मरीम नवाज शरीफ साहबा के भी लीडर नवाज शरीफ हैं, मेरे जैसे अपने कारकुन के भी लीडर नवाज शरीफ हैं। तो जमात के जो सारे मामलात हैं उस पर उनकी गिरफ्त भी है और उनकी ओवरसाइट भी है। और यकीनन जमात में आप देखेंगे कि जिस तरह इलेक्शन से पहले वो चीज़ों को लीड कर रहे थे, आज भी जमात के मामलात को वो लीड कर रहे हैं और वो बिल्कुल नज़र रख रहे हैं
कि जो उनके नामजद हुकूमतें हैं वफाक में और पंजाब में, उनकी कारकर्दगी पर भी वो जिस नज़र तरह सर रखनी आपने चाहिए। पहले बताया कि जो है वो अपोजिशन के साथ बातचीत होनी चाहिए, तो सुन रहे हैं कि प्रेसिडेंट जरदारी कोई रोल प्ले कर सकते हैं, मुफाहमत का बादशाह हैं वो, तो बिठा सकते हैं। जी देखिए, बात यह है कि ताली दो हाथों से बचती है जी, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी पहली तकरीर में वज़ीर आज़म बनने के बाद ऑन द जी फ्लोर ऑफ द हाउस मुफाहमत का हाथ बढ़ाया था। बढ़ाया था। तो देखिए, सियासत में गुफ्तगू बातचीत होती है, इस तरह ही मामलात बेहतर चलते हैं। जो भी अपोजिशन के भी जो खदशात हैं, जो इश्यूज़ वो प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, मेरा ख्याल है सारी बातों का फोरम पार्लियामान है। हम अगर पार्लियामान को बतौर जमातें, बतौर सियासतदान, बतौर मेंबर्स ऑफ द नेशनल असम्बली और सेनेट, पार्लियामान के मेंबर, हम जितनी अहमियत देंगे उतनी अहम और मजबूत पार्लियामान होगी। आवाम को भी नज़र आना चाहिए कि जो उनके मसाइल हैं, जो आवाम के मसाइल हैं, उसके ऊपर ट्रेजरी भी और अपोजिशन भी पार्लियामान के फोरम के अंदर ही बातचीत कर रहे हैं, और उनके आवाम के इशूज़ की अक्कासी पार्लियामान के अंदर हो रही है। इस तरह ही पार्लियामान मजबूत होगी। तो देखिए, उसमें हो सकता है सदर जरदारी साहब रोल अदा करें। हुकूमत हमेशा हाफवे से हमारी जमात आगे जाने को तैयार रही है, और आज भी मेरा ख्याल है कि इसी में ही मुल्क की बेहतरी है कि चाहे वो मईशत का मसला हो, चाहे वो हमारी दहशतगर्दी के चैलेंजेस हों, ख़ास तौर पे जिसमें हमारी आर्म फोर्सेस को, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, हमारे पुलिस एहलकारों को ये नज़र आना चाहिए कि अवाम और सारी जमातें उस तरह ही उनके पीछे मुत्तहिद हैं। अगर आज वो उसकी इस दहशतगर्दी के सफाई के लिए जो मेहनत करेंगे, तो पूरी कौम और जमातें उनके पीछे उस तरह ही मुत्तहिद हैं। जिस तरह 2013 से 18 की हुकूमत में नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में एक नेशनल एक्शन प्लान दे के ज़रब अज़ बिरद्दुल फसाद और कराची के क्लीन अप ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन हुए थे, तो इसी तरह और भी जो इशूज़ हैं कौमी नोयत के, जो अपोजिशन लाना चाहती है मेज़ पे, वो भी पार्लियामान का फोरम है जहाँ पे डिस्कस होना बिल्कुल चाहिए। ठीक है क्यानी साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सर मुझे एक वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। क्यानी साहब कह रहे हैं कि पार्लियामान ही वाहिद फोरम है जहाँ पे मसाइल हल हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि मैशत जो है किस तरफ जा रही है, सरमायाकारी किस तरफ जा रही है, और बाकी मामला कहाँ पर जा रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ की, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की, कि हुकूमत को भी एक माह हुआ है चार्ज संभाले हुए, इक़्तिदार संभाले हुए, और अभी से ही उसके खिलाफ तहरीकें शुरू हो गई हैं। तो ये तहरीकें क्या रंग लाएंगी, और तहरीक इंसाफ की तहरीक जो है वो किस हद तक कामयाब हो सकती है, या कोई हुकूमत के साथ बातचीत हो सकती है कि कुछ दो और कुछ लोगों की पॉलिसी पे तहरीक इंसाफ जो है बैठ जाए और कोई मुफाहमत की बात कर ले। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन साहब, उनसे बात करेंगे। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर बताइएगा सर, तहरीके जो है वो तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, इसका क्या सर मकसद क्या है और क्या टारगेट्स क्या हैं आपके सर? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये जो कठपुतलियों की हुकूमत बनाई गई है और इनको मुसल्लत किया गया है एस्टेब्लिशमेंट ने, वो सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान जानता है, पूरा मीडिया जानता है। मेरी मिसाल आपके सामने है। मेरे इस्लामाबाद का हल्का था, 1,05,000 वोट लिए, जिसने 50,000 वोट नहीं लिए उसको मुसल्लत कर दिया गया। और जिस तरह प्री पोल धांधली की गई उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। जो इलेक्शन डे पे जैसे हुआ, फिर इलेक्शन के बाद हम जीतने के बाद अगले दिन जा करके इसी तरह तीनों इस्लामाबाद के हल्के, पंजाब, कराची और जो कुछ इन्होंने किया वो सबको पता है। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बदतरीन किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। इस तरह लगता है कि पाकिस्तान ये एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है। अदालतों के ऊपर जो प्रेशर है, जजेस जो है, हाई कोर्ट के जजेस, वो इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए। अगर ये एक आज़ाद ममलिकत में होने वाली ये हरकतें किसी हवाले से ना कानूनी है, ना आईनी है, ना इसको हम कह सकते हैं कि ये एक आईनी हुकूमत वजूद में आई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ना सियासी इस्तेहकाम है, ना माशी इस्तेहकाम है, ना इनको लेजिटिमेसी है कि हुकूमत बना सके। अब हम आइन की बहाली, कानून की बालादस्ती और जो आइन के मुताबिक दिए जाने वाला मैंडेट है उसके मुताबिक जिनको हक के हुक्मरानी अवाम ने दिया है, क्योंकि ये अवाम का हक है कि किसको नुमाइंदगी का हक मिलना चाहिए, तो उसको दें और उसके बाद हम आगे चल के बात कर सकते हैं। तो इसका तो मतलब ये है सर कि हुकूमत जो है वो अपनी हुकूमत छोड़ दे और आपको आपके जो है वो जिम्मे कर दे, इक़्तिदार आपके हवाले कर दे। देखिए, उसका बड़ा वाज़े हमने एक मुतालबा किया था कि आप जुडिशल कमीशन बना लें, जिसके पास फॉर्म 45 के मुताबिक जिसको कामयाबी मिलनी चाहिए उसको दे दें,
और आप उसको ऑथेंटिसिटी मालूम कर लें। और इसके बारे में 3 इदारों ने ये वाज़ेह तौर पर मुतालबा किया, जिसमें पटन ने बहुत अच्छा मुतालबा किया, फाफन ने किया, पिलडॉट ने किया। उन सब ने ये कहा कि जी ये इस पे धांधली हुई है, ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए। मगर इस तरीके से आप ना मुल्क को तरक्की दे सकते हैं, ना इस तरीके से इस तरह हुक्मरानी से ना आगे चल सकते हैं आप। इनके देखिए, हमें छोड़ दें, पीटीआई के सबसे जो मुखालिफ हैं, एक सियासी मुखालिफ होता है, एक जाती मुखालिफ तक। राना सनाउल्लाह को उठा लें, जावेद लतीफ को उठा लें, इनका वो डॉक्टर निसार चीमा की आप स्टेटमेंट ले लें कि जी रात को हम सोए हार गए, सुबह उठ के हमें कहा गया कि आए जी आप नोटिफिकेशन ले लें कामयाबी का। वो महमूद खान ने भी यहाँ तक कह दिया, वो केपी वाला, कि जी हमें भी फॉर्म 47 के मुताबिक कहा गया कि आप को हम जिता देते हैं। लेकिन ये आफरे करने वाले हैं कौन? देखें, क्वेटा वाला सीट सलार काकड़ हमारा कैंडिडेट। लेकिन सर ये ख्याल रखिएगा शुएब साहब, हुकूमत कह रही है कि अगर तहरीक इंसाफ ने कोई तोड़फोड़ की या कानून हाथ में लिया तो फिर अन्य हाथों से निपटेंगे। देखें, ना हम तोड़फोड़ के कायल हैं, ना हमें तोड़फोड़ की गरज है। तोड़फोड़ तो करने वाले पहले भी यही थे और अब भी यही हैं। हमने तो पहले भी 9 मई का जो ड्रामा ये रचाया गया और इन्होंने जो कुछ हमारे साथ जुल्म ज्यादती उसकी आड़ में की है, हमने तो पहले भी मुतालबा किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया गया इमरान खान को, उसकी सीसीटीवी फुटेज कौन उठा के ले गए, जीएचक्यू की सीसीटीवी फुटेज कौन ले गए, हमजा कैंपी कौन ले गए। सर फुटेज तो सामने है आपके, जहां जिले शाह को सर फुटेज तो सामने है, सर फुटेज तो सामने है आपके, पूरी दुनिया ने देखा कि आपके खुद लोग जो है वो जीएचक्यू की जो है वो फुटेज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे थे, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे थे, इसी तरह बाकी जो हुआ। देखें, ये बात नहीं है। बात यह है कि हमने कहा वहां के अभी सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट फैसला आप उठाएं, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का लेटेस्ट फैसला उठाएं। जब उनको कहा गया कि आप लाएं जी सीसीटीवी फुटेज हमजा कैंप की, जीएचक्यू की, कोर कमांडर हाउस की, वहां क्या कहते हैं 9 मई के वाक़े के ऊपर जो जमानतें हमारे लोगों की हुई और उसके बाद उनको फिर दोबारा डीसी रावलपिंडी ने उठा लिया सीएमपीओ के साथ, उन्होंने कहा जी सीसीटीवी फुटेज खराब हो गई थी या तोड़फोड़ कर दी गई थी, लेकिन डीवीआर तो आपके पास मौजूद थी। अब सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। मगर बात यह है कि हमने क्या कहा था, हमने ये नहीं कहा था हमारे सारे बंदे छोड़ दें, हमने कहा था आप इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बना दें। लेकिन जब आप इस तरह एक ऐसा ड्रामा मैनेज करते हैं जिसमें आपके अपने लोग मुसल्लत होते हैं या मुलव्वस होते हैं, या आपने इलेक्शन से भागने के लिए पीडीएम 1 ने ये सारा ड्रामा मैनेज किया और उसके साथ बाकी लोग शरीकेकार हो गए, तो उससे फिर नुकसान ये होता है कि आप किसी भी एक असाइन टास्क के बगैर आप आगे चलते हैं ना। आपका कोई जब सियासी तरीके से आप मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर आप साजिशों के जरिए ये सब कुछ करते हैं। इसको कहते हैं ब्लैक स्वान इवेंट। आप अगर ऐसा कोई कारनामा, जैसे आप इसराइल खुद दहशतगर्दी करके हमास के खाते में डाल देता था, इस तरह के वाकयात अगर करके हमने न पहले दहशतगर्दी की है, न अब करेंगे, न आइंदा हमारी कोई नियत है। मतलब आप कह रहे हैं कि सानिया 9 में नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं सानिया 9 में नहीं हुआ, जद्दोजहद को कामयाब करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि सानिया 9 में नहीं हुआ? सानिया 9 मई हुआ, मगर जो करने वाले किरदार थे वो ये पीडीएम 1 और एस्टेब्लिशमेंट की साजिश से हुआ। चलें, ये कैसे सर हो सकता है कि जो है वो पीडीएम अपने ही जो है वो इदारों को जलाओ घराव करे, हमले करवाए और फिर जो है वो किसी और पे इल्जाम थोप दे, तो कैसे पॉसिबल थी? आपको याद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मैं उस वक्त प्रेसिडेंट था, मेरी सबसे पहले पिटीशन थी। 1 मार्च को फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जी आप इलेक्शन कराएं। ये इलेक्शन का इल्तवा चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिस देने थे। पहला फैसला हुआ 1 मार्च का, दूसरा फैसला आया 4/4 का। लेकिन अवॉइड करने के लिए इलेक्शंस को इन्होंने ड्रामा किया ताकि वो इलेक्शन का इल्तवा का इनको बहाना मिल सके। अच्छा, हमने क्या कहा? हमने ये नहीं कहा कि क्या करें, हमने कहा जुडिशियल कमीशन बना दें टू डिग आउट द ट्रुथ। क्यों नहीं बनाया और आज तक नहीं बनाया? तो चलें, ये तो खैर एक लंबी बहस है सर, 9 मई हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ। मुझे बताइएगा कि जो तहरीक आपने शुरू की है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के बगैर जो है वो कामयाब हो पाएगी? और फिर उस जलसे में पशीन में जो है मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ नारेबाजी भी शुरू होगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिन्होंने नारेबाजी की, मुझे नहीं समझ आती कि जिन्होंने उसका नाम लेके कुछ बातें ऐसी की वो नामुनासिब थी।
लेकिन अभी तक तो वो इस अपोजिशन का हिस्सा नहीं है। मगर जो असल करने वाली बात है कि इमरान खान के बगैर मुझे बताएं, हम इलेक्शन जीत के बैठे हैं, इमरान खान का नाम आप नहीं ले सकते मीडिया में, आप उसकी तस्वीर और तकरीर नहीं चला सकते, आज भी वो पाबंदी है। आपके सामने प्री पोल रिगिंग की एक बदतरीन मिसालें कायम हुई, हमें हमसे बल्ले का निशान छीना गया, हमारे लोगों को अगवा किया गया, बशमूल मेरे हमारे पोलिंग एजेंट्स के खिलाफ एफआईआरें कटी, हमारे लोग आखिरी रात को पोलिंग एजेंट्स गिरफ्तार हुए और हमारे लोगों के घरों में छापे मारे गए, और सब कुछ के बावजूद हमने बहुत बड़ी लीड्स के साथ कामयाबी आपके सामने दे दी। आज पूरे पाकिस्तान की आवाम 90% एक तरफ खड़ी है और इमरान खान के साथ खड़ी है, वेयरएज तमाम मुख्तदर तबके, एस्टेब्लिशमेंट और उसके साथ इलेक्शन कमीशन और ये कठपुतलियों की जो हुकूमत है वो दूसरी तरफ सिमत में खड़े हुए हैं। तो जहां आवाम होती है कामयाबी हमेशा उसको मिला करती है। आज इमरान खान अगर जेल में बैठ के इन सब लोगों के ऊपर सबकत ले चुका है, यानी जिसकी एक झलक नहीं दिखा सकते, सिर्फ इस वजह से बाहर नहीं लाते कि जनाब आवाम सामने ना आ जाए, उनको देख ना ले, इस वजह से उसकी तस्वीर तकरीर नहीं चला सकते, इस वजह से उसको जेलों में बंद किया हुआ है। सर मुझे सर टारगेट से बताइएगा ना, इस तहरीक का टारगेट क्या है? कि हुकूमत गिराना चाहते हैं या कोई और टारगेट है? वेरी सिंपल, रेस्टोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्टोरेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान और अवाम के दिए हुए मैंडेट के मुताबिक हुकूमत का जो है उसको बनाना और इन कठपुतलियों को घर भेजना। तो फिर कौन फैसला करेगा फॉर्म 45, फॉर्म 47 का और इस तरह की बाकी? बनाएं, आज बनाएं जुडिशल का। हमने पहले दिन क्या मुतालबा किया, बनाएं, फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है, उसको ऑडिट कराएं, जिसके पास ओरिजिनल फॉर्म 45 मौजूद है उसके मुताबिक आप। मैंने सबसे पहले खत लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सारे सबूतों के साथ कि जनाब ये सूरत हाल सिर्फ मेरे हल्के की नहीं, ये इस्लामाबाद के तीनों हल्के, पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का ये आलम है कि आप इसका जुडिशल कमीशन बनाएं, आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के जरिए इसका ऑडिट करा लें, आपको 3 दिन में इसका फैसला आ जाएगा। तो एक और चीज़ सर, मंजूर वसान की आज पेशन गोई में अपना देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि कुछ लोग अंदर जाएंगे, कुछ लोग बाहर आएंगे, तो उसका इशारा कोई तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की तरफ से नहीं था? कोई इशारे तो नहीं मिल रहे कोई? पता नहीं, वो तो खैर कभी दिन की रोशनी में भी ख्वाब देखते हैं, रात को भी ख्वाब देखते हैं, मैं तो उनके ख्वाबों पे बिलीव नहीं करता। मगर असल बात यह है कि आज पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। आज पाकिस्तान के बगैर ना निज़ाम हुकूमत चल सकता है, ना सियासी और माशी तौर पर ये हुकूमत चलने के काबिल है। आपको इस सिस्टम को दुरुस्त करना है, मुल्क को आगे लेके जाना है, तो आपको इमरान खान और तमाम वो लोग जिनको पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट दिया है उनको लाना पड़ेगा और उनके हाथों में उमूर ममलिकत देने पड़ेंगे। सर ये तो आपकी बात है ना शुएब साहब, ये तो आपकी बात है ना कि ये सिस्टम नहीं चल सकता। अभी 100 रुकनी वफद जो है सऊदी अरब का आ रहा है, सऊदी अरब जो है सरमायाकारी करने आ रहा है पाकिस्तान में, इतना हैवी डेलीगेशन लेके, बाकी IMF के साथ बातचीत चल रही है, बाकी इदारे बातचीत कर रहे हैं, तो सिस्टम तो चल रहा है ना। देखिए सिस्टम तो वो उन कठपुतलियों के जरिए भी चल रहा था कि जो 6 महीने 8 महीने के लिए यहाँ फेडरल में और 1 साल के लिए वहाँ जो एक कसाई की सूरत में वायसराय मोहसिन नकवी की सूरत में मुसल्लत किया गया था पंजाब में, उन्होंने भी सिस्टम चलाया था। अगर इसको सिस्टम चलाना कहते हैं तो फिर चला लें, अल्लाह करे सऊदी अरब लाए इस मुल्क के में इन्वेस्टमेंट लाए, ऐसे मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लाया करता। अगर $100 बिलियन का उसने मुआहदा कर लिया इंडिया के साथ और आपको लॉलीपॉप दे रखा है, आपको याद होगा कि कहा गया था कि सऊदी अरब के किंग आ रहे हैं, वो लेकिन नहीं आए थे, मगर अल्लाह करे आए, हमारी ख्वाहिश है। देखें जो मुल्क के अंदर आपकी अपने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, आपके मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, उसके बगैर कोई आपका निज़ाम नहीं चल सकता। लेकिन जब तक आप स्ट्रांगली पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट नहीं होगी, वो रिफॉर्म्स नहीं कर पाएगी, उसके ऊपर किसी का ट्रस्ट नहीं होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट ना इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएगा ना आपका ओवरसीज इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। आपके मुल्क को आगे लेके चलना है तो आपको वाकई रूल ऑफ लॉ की हुकूमत कायम करनी पड़ेगी। आज तक एक्स आपने बंद कर रखा है, जो शख्स सवाल करता है उसका सवाल ढूंढने की बजाय आप बंदे को ढूंढना पड़ता है। बावल नगर वाला वाकया आपके सामने है, यहाँ माइट इज राइट का प्रिंसिपल चल रहा है।
यहाँ जहाँ जुल्म नाइंसाफी अपने उरूज पे पहुंची हुई हो, लेकिन तो सर वहाँ एक कानून। और खबरें हैं सर, एक और खबर आ रही है कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब कोई मुफम्मत की बात कर रहे हैं, कुछ शायद तहरीक इंसाफ को बिठा लें अपन साथ और कोई बैठ के बात कर लें। देखें, प्रेसिडेंट जरदारी साहब सिवाय एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे के तौर पर उसने सारी जिंदगी कोई और काम नहीं किया। उसके पास ना कोई मैंडेट है, वो खुद चोरी के मैंडेट से बना है प्रेसिडेंट। चोरी का मैंडेट सिंध हुकूमत के पास है। वो खुद देखें, इसमें बेनिफिशरीज इस डकैती के कौन कौन है। सबसे ज्यादा PMLN, उसके बाद MQM और उसके बाद पीपल्स पार्टी। इन तीनों पार्टीज के साथ हमने गुफ्तगू नहीं करनी ठीक है। अंडर एंड अनलेस कि वो जो डाका जनी के जरिए हासिल किए जाने वाली सीटें हैं, जब तक वो वापस नहीं करें। चलें, बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब। ये थे शुएब शाहीन जो बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ की, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की, कि वो किस हद तक कामयाब हो गई। और वो उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के बगैर भी ये तहरीक जो है वो कामयाब हो सकती है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि हुकूमत को बने हुए अभी 1 माह का अरसा हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ तहरीकें शुरू हो गई हैं। तहरीक इंसाफ की तहरीक बलूचिस्तान से उसका आगाज़ हुआ और कहा यह जा रहा है कि उसका दायरा जो है पूरे मुल्क तक बढ़ाया जाएगा। ये तहरीक क्या रंग लाएगी, और फिर हम बात करेंगे कि पीपल पार्टी जो है वो हुकूमत के उन्होंने साथ दिया था, हुकूमत के साथ खड़ी है, पार्लियामान में आइन साजी के लिए भी, और तमाम जो इक़दाम हैं उसको सपोर्ट भी कर रही है। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेंटर पलोशा बहराम साहबा। उनसे बात करेंगे, पीपल पार्टी की इंतहाई सीनियर रहनुमा हैं। मैम शुक्रिया, मैं सर वक्त देने का। बताइएगा कि जो तहरीक शुरू की है तहरीक इंसाफ ने, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अभी तो हुकूमत को 1 माह हुआ है। देखिए, ये पहली दफा तो हो नहीं रहा। तहरीक इंसाफ का जाहिर है हर जमात का एक अपना तरीका है सियासत का, और तहरीक इंसाफ ने पहले दिन से अपने कयाम के यही तरीका अपनाया है कि वो एहतजाजी सियासत पे यकीन रखते हैं, या जो ऑर्डर एक बना हुआ है मुल्क का उसको जो है तलपट करने पर उनका फोकस होता है। तो लिहाजा मैं तो इसको उसी तनाजुर में देखती हूँ। आज से पहले भी तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी तहरीकें चलाई। आज से पहले उन्होंने आप वो 14 के धरने से लेने, फिर वो 35 पंचर 35 पंचर, उसके बाद भी ये जो पिछले जब से इमरान खान साहब को तहरीक के अदम एतमाद के जरिए जो है वो फारिग किया गया, तो वो फिर भी एक लॉन्ग मार्च, चाहे वो जितनी कामयाब थी या नहीं थी उस पर बात हो सकती है, लेकिन वो जो थे कॉन्स्टेंटली सड़कों पर ही है। लिहाजा ये उनकी सियासत का खासा है। अब सवाल ये है कि इसके नतीजे में क्या कभी वो खातिर खान नताइज जो वो चाहते थे वो बरामद हुए हैं। तो देखिए, आप याद कीजिए कि 14 के ढलने के बाद भी एक अफसोसनाक जो है मोड़ पर जो कौम के लिए एक सानिया आती दुनिया तक रहेगा, उसके नतीजे में वो खत्म हुआ और वो नताइज जो वो चाहते थे वो ना। फिर आप देख लीजिए कि उसके बाद जो है आपकी जब ये इनको अदम एतमाद के जरिए 35 पंचरों का भी कोई ऐसा मतलब जो चाहते थे उस तरह की एहतजाज ने रंग नहीं पकड़ा, और जुडिशल इंक्वायरी हुई थी जी। और फिर याद कीजिए जब वहां से उन्होंने एक लॉन्ग मार्च चलाई, वो कई दिन चलती रही, सिवाय मेरे ख्याल में सियालकोट में उस्मान डार के अलावा कहीं उसने कोई इतना जोर नहीं पकड़ा। लिहाजा अगर हम देखें माजी को, तो माजी करीब में वो ये करते रहे हैं, लेकिन अब उसके नतीजे में क्या हालात बनते हैं वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि अवाम जो है वो उनकी क्या मूड है। और अगर अवाम का मूड ऐसा है कि वो इस हद तक बेजार है, तो जाहिर है जाएंगे और इस तहरीक की जो है वो उनके रैंक्स को फिल करेंगे, उधर जाएंगे, उन शामिल होंगे। और अगर अवाम जो है वो समझते हैं कि इमरान खान साहब की एब्सेंस में, क्योंकि देखिए हर चीज का एक न्यूक्लियस होता है, हर तहरीक का भी न्यूक्लियस होता है, एक मकनातीसी पॉइंट होता है जिसके इर्द गिर्द तहरीक चलती है। तो इमरान खान साहब की एब्सेंस में देखना है कि तहरीक कितना जोर पकड़ती है। बड़ा एक टेस्ट है PTI की जो इस वक्त क़यादत मौजूद है उसकी। जी, तो मैम ये बताइएगा कि चलें तहरीक जो है वो शुरू हो गई, पार्लियामान के अंदर भी आप हम देखते हैं कि किस तरह जो है वो शोर शराबा और जो है वो दंगा फसाद किया जाता है। अब सड़कों पर भी तहरीक इंसाफ आ चुकी है।
तो इसका आप देखती हैं कि कोई हुकूमत को कोई असर पड़ेगा या जो हुकूमती इक़दामात हैं उस पर कोई असर पड़ सकता है कोई? देखिए, अगर आप मुझसे एक बिल्कुल जो है सियासी बात सुनना चाहते हैं, तो किसी भी हुकूमत को ये चाहिए कि तहरीकों को वो ना पनपने दे और ना उनको जी। मतलब आगे बढ़ने दे। बातचीत से अगर तहरीकें दम तोड़ती हैं तो हुकूमतों के लिए आग पे जो है पानी डालना बेहतर है, आग पे तेल डालना कभी बेहतर नहीं होता। और इसी के नतीजे में आप देखें कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वो सारा वक्त जो था वो आग को भड़काते थे, उसके नतीजे में जाहिर है उनका भी नुकसान हुआ। लेकिन अब जो मामलात हैं उसमें अब ऑफर की जा सकती है, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से की भी जानी चाहिए। एहतजाज हक भी है, मैं ये भी नहीं कह सकती एहतजाज हक नहीं है, जमहूरी हक है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो जिस मुल्क में हैं या वो जिस हालात में हैं या उनके पास भी सियासी तौर पर एहतजाज के अलावा कोई और ऑप्शन रह जाता है। देखिए, बैठकर साथ मिलकर हुकूमत चलाने वाली वो नहीं, ये हकीकत। और उनकी जो ऑपोजिशन है वो सड़कों पर ही नजर आती है। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि वो किसी भी ऑफर को जो हमें करनी चाहिए लेकिन उसका जवाब नहीं मिलेगा, जैसे पहले से नहीं मिला। तो अब जाहिर है, अब तो आवाम पर डिपेंड करता है उनकी बात और उसके मैसेज को कितना सुनते हैं, समझते हैं। और इमरान खान की एब्सेंस में उसकी जो है दूसरे दर्जे की क़यादत उसके पीछे जी जी ये बहुत बड़ा तो मैम परवाशा, प्रेसिडेंट जरदारी साहब के मुतालिक तो मशहूर है कि ना वो मुफाहमत के बादशाह हैं, तो आप समझते हैं कि कोई प्रेसिडेंट साहब को रोल प्ले कर सकते हैं कि तमाम सियासी जमातों को जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए और कोई पाकिस्तान की बात की जाए, कौम की बात की जाए, मुल्क की तरक्की की बात की जाए? देखिए, ये बात सच है कि वो मुफाहमत में उनका कोई सानी नहीं है। उनकी तबीयत और उनकी अपनी एक ज़ात ऐसी है कि सब जो है वो उनके साथ चलने में जो है कोई आर महसूस नहीं करते। लेकिन बात यह है कि जब आपको याद होगा पाकिस्तान पर बमबारी करने एक भारतीय पायलट अभिनंदन आया था और उसके नतीजे में कशीद हद तक बड़ी थी कि भारत हमारे मेजर शहरों पर मिसाइल तान लिए थे। उस वक्त आपको याद होगा में एक कोशिश हुई कि तमाम पाकिस्तान की क़यादत साथ बैठे जंग का खतरा बिल्कुल सर पे मंडला रहा था, उसमें एक जो है यूनिफाइड रिस्पॉन्स थे यकजहती के साथ। इमरान खान साहब नहीं आए थे, आपको याद होगा। ऐसा ही है। ऐसे मौके पर भी वो नहीं आए थे, तो अब उनसे ये तवक्को कर लेना, उससे ज्यादा मैं समझती हूँ कोई ऐसा मौका नहीं बड़ा वाकया था अभी आया कि हम पर इतनी बड़ी मुसीबत जब सर पे साया फगन थी, तो वो उस वक्त भी नहीं आए। अब जब वो उस वक्त नहीं आए तो इस वक्त तो उनको जो है एक्सपेक्ट करना कि वो अपनी सियासत का रुख बदल देंगे या पीटीआई अपनी सियासत का रुख बदल देगी, तो जरदारी साहब की देखिए उन्हीं से बात कर सकते हैं जो बात सुनते हैं, जो सुनने को तैयार ना उनसे देखिए ना कोई, बाकियों को तो बिठा लेंगे लेकिन जो एहतजाज है उनको कैसे बिठा? जी तो अगर बात सुनना चाहें तो जरदारी साहब डंडा लेके तो उनसे बात नहीं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो मैम परवाशा, कल प्रेसिडेंट जरदारी की मैंने तकरीर सुनी और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबू जो हैं वो मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं, गरीब कर रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान गरीब नहीं है। तो ये बाबू कौन है, कोई थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि किसकी तरफ इशारा ये? जहाँ तक मुझे समझ आई है वो ये उनका इशारा पॉलिसी मेकर्स जो बाबू, देखिए बाबू तो वो होते हैं जो दफ्तरों में बैठते हैं, लिहाजा उनका शायद इशारा नॉन पॉलिटिकल जो पॉलिसी मेकिंग है उसकी तरफ है। गैर सियासी जो पॉलिसी मेकिंग है जाहिर है वो उनकी सोच में और एक सियासी पॉलिसी मेकिंग है उसकी सोच में जमीन है। लिहाजा अगर कहीं कोई एहतजाज हो रहा हो तो जो गैर सियासी पॉलिसी मेकर है वो चाहेंगे कि मैं एहतजाज करना चाहूँ, लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट ये है कि मैं जाके लोगों से इंटरेक्ट करूँ। तो वहाँ उनका इशारा था कि उनका एक डिस्कनेक्ट है पब्लिक के साथ, पॉलिसी हालात के साथ और ऑन ग्राउंड रियलिटीज के साथ, और वो उनका जहाँ जाके वो एक नसीब हो जाता है डिस्कनेक्ट, वहाँ मसाइल आते हैं। लिहाजा इस्लामाबाद में वापस नहीं है डेमोक्रेसी। मैम आसफा भुट्टो जो हैं वो पार्लियामान के अंदर उनकी मौजूदगी आप कैसे देख रही हैं? बेनज़ीर भुट्टो के बाद अभी जो है उस ख़ानदान से आसफा भुट्टो जो है पार्लियामान के अंदर आई हैं,
जो खातून रुकन पार्लियामेंट बनी हैं, तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए ये अच्छा साइन है, मुस्तकबिल के लिए असद भुट्टो जो है वो बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे? देखिए, ये बड़ा अच्छा साइन इसलिए है कि पीपल्स पार्टी उनको जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के रूप में एक मैं रिप्लेसमेंट तो नहीं कह सकती, लेकिन उनके जैसे कहते हैं उनकी जगह एक शख्सियत समझती है जो शायद आगे चल के मोहतरमा की जगह सियासत कर सके। उनकी तर्ज़े गुफ्तगू और अंदाज मोहतरमा जैसा है, और चूंकि इसमें एक जज्बातियत का भी ज़ाहिर अंतर है। इसके अलावा भी मतलब वो मोहतरमा की पहली खातून जो उनकी औलाद है जो कि इस रोल में स्टेप इन कर रही है। अब जाहिर है जैसे जैसे वक्त गुजरता है, लीडरशिप की लीडरशिप में भी एक नई जिद्दत आती है, तो जाहिर है एक हवा का झोंका है, ताज़ा हवा का, और ये देखते हैं कि इंशाल्लाह आगे वो कौन सा मामलात हैं पार्टी की जो उनके हवाले की जाती। बहुत शुक्रिया सेंटर परवशा, हमें वक्त देने का। ये थी सेंटर परवशा जो बात कर रही थी कि तहरीक इंसाफ की तहरीक जो है वो क्या रंग लाएगी और पाकिस्तान की जो सियासत है वो किस तरफ जा रही है। नाज़रीन, एक और बड़ी अहम खबर जो है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए कि सऊदी अरब का जो है वो 100 रुकनी वफद जो है वो पाकिस्तान पहुंच रहा है। बहुत बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में होने जा रही है और इस सऊदी वफद की जो क़यादत है वो वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ वज़ीर हैं, मुख्तलिफ सरमायाकार कंपनियों के सरबराह हैं और मुख्तलिफ शुबाजात के जो है वो लोग इसमें शामिल हैं, जो पाकिस्तान में ज़राअत के शुबे में, जो पाकिस्तान में IT के शुबे में और मुख्तलिफ शुबाजात में सरमायाकारी का जायज़ा लेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। और बताया जा रहा है कि $5 अरब तक की सरमायाकारी जो है सऊदी अरब पाकिस्तान में कर सकता है। इस सिलसिले में मुज़ाकरात जो है वो शुरू होंगे और बात आगे बढ़ेगी। ये जो सरमायाकारी होने जा रही है, इसका ज़ाहिर बात है एक जो डिप्लोमेसी है पाकिस्तान की, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने दौरा किया था सऊदी अरब का, इस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा किया था सऊदी अरब का और मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो है वो बातचीत की थी और फिर ये सऊदी डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात करेगा। ये था नाज़रीन आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।